सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैं ये हमारा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसमें पहले तो मैं आपको कुछ कुछ बेसिक टर्म्स समझा देती हूँ, उसके बाद में हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। तो एक तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन का जो टर्म है उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। और जो साइकिल है वो एक रिपीटेड इंटरवल के टाइम पे जो है चलती रहती है, जो कि 28 to 29 डेज़ की होती है। और जो ओवम जो है वो मिडल ऑफ द साइकिल के बीच में रिलीज़ होता है, उस टाइम को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पोर्शन में जो ओवम है वो रिलीज़ होता है। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। एक तो होता है मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम ब्लीडिंग फेज़ बोलते हैं। दूसरा होता है फॉलिक्यूलर फेज़, और तीसरा होता है लूटियल फेज़। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज़ से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लीडिंग जो है वो 3 to 5 डेज़ चलती है, और अप्रॉक्सीमेट 40 ml ऑफ ब्लड जो है वो इस टाइम पे बॉडी से बाहर निकलता है। अब वो निकलता क्यों है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो है वो ब्रेक डाउन होती है लिक्विड के फॉर्म में, और विजाइना के थ्रू जो है ब्लड बाहर आता है बॉडी के। क्लॉट्स फॉर्मेशन होती है, वैसे तो माइनर क्लॉट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे डजंट क्लॉट लिखा है, पर ऐसा सच नहीं है। थोड़े बहुत क्लॉट्स आना नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं आने चाहिए वैसे, पर थोड़े बहुत आ सकते हैं। अब अब ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो तभी होगा जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना हुआ हो। तो ये एक तो इंडिकेटर है कि प्रेगनेंसी नहीं है, तभी जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है वो होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ही होगा। तो यहाँ पे बताया है कि ओवम जो है वो तभी मतलब मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। अब दो हॉर्मोन्स जो हैं वो ये काम करवाते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। इन दोनों हॉर्मोन्स की वजह से जो है मेंस्ट्रुएशन होती है। और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्ट्रेस होने की वजह से भी हो सकता है, और पुअर हेल्थ होने की वजह से भी हो सकता है। सेकंड यहाँ पे हमें बताया है फॉलिकुलर फेज़ के बारे में, जो कि प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसके बारे में बताया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है, और ओवम ग्राफियन फॉलिकल से ही निकलता है, मतलब रिलीज़ होता है। तो उसी प्रोसेस को जो है ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये मिड साइकिल के बीच में होता है, मतलब 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन का प्रोसेस। फिर थर्ड आता है लूटियल फेज़। लूटियल फेज़ जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कॉर्पस लूटियम के बारे में। तो कॉर्पस लूटियम जो है वो तब हेल्प करता है जब प्रेगनेंसी फॉर्म होती है। तो कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है पूरे टाइम पे प्रेगनेंसी के, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो जो कॉर्पस लूटियम है उसका यही फंक्शन होता है कि वो हेल्प करे प्रेगनेंसी को अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए।
अब हमें यहाँ पे एक ये टेबल देखने को मिलेगी। ये टेबल जो है ये इंडिकेट कर रही है कि जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ डे जो है वो मेंस्ट्रुएशन को शो हो रहा है, मतलब जो पीरियड्स हैं वो 1 to 5th डे तक आएंगे। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, जो कि हमारा 7th to 14th डे चलता है। उसके बाद में 15th टू हमारा 27 या 28 डेज तक लूटियल फेज चलता है, और फिर फर्स्ट डे से वापस जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। अब इस टाइम पे क्या क्या होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जो होता है जो हमारे ओवरी में क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, जैसे मेंस्ट्रुएशन है उस टाइम पे डेवलपिंग फॉलिकल्स जो हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं, और जो फॉलिकुलर फेज होता है उस टाइम पे मैच्योर हो चुका होता है, और रिलीज़ जो होता है ओवम वो हो चुका होता है। और फिर हमारे 15th डे से जो कॉर्पस लूटियम है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और एंड में आते आते वो रीजनरेटिंग हो जाता है। फिर वापस से जो नेक्स्ट साइकिल है वो बिगिन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड हैंस नो मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, और बिल्कुल भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मतलब 9 मंथ्स तक बिल्कुल भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अब जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ को, जो कि मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में होती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपिक हमारा जो है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, पहले तो इसने हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में ही बताया। तो इंसेमिनेशन होगा, और फिर वो जो सीमन है वो विजाइना के अंदर जाएगा, विजाइना से सर्विक्स के अंदर जाएगा, फिर यूट्रस के अंदर जाएगा, और फिर एम्फ्यूलरी रीजन में जाएगा, मतलब जो हमारे फिलोपियन ट्यूब में जो सबसे मोटा वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो स्पर्म है वहाँ तक जाता है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसे कि इंसेमिनेशन हुआ तो जो सीमन होगा वो एक तो सबसे पहले विजाइना में जाएगा, फिर वहाँ से सर्विक्स तक जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो सबसे पहले अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें बताया गया है कि जो स्पर्म है वो ओव्यूल या ओवम तक पहुंचेगा कैसे। तो सबसे पहले जब इंसेमिनेशन होता है तो स्पर्म जो है वो विजाइना में जाएगा, उसके बाद में सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से वो यूट्रस में जाएगा, फिर एम्फ्यूलरी रीजन जो कि हमारा फिलोपियन ट्यूब का सबसे मोटा वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं, तो वो एम्फ्यूलरी रीजन में जाएगा, और वहीं पे जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा। अब हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो जो स्पर्म है, अब हमें एम्फिलरी रीजन पे फोकस करना है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे जो स्पर्म है वो जो ओवम का ओवम क्या होता है, जो ओवम होता है वो एक मतलब ओवम के बाहर एक वॉल होती है जिसे जोना पेरिसिडा बोलते हैं। तो स्पर्म सबसे पहले उससे कांटेक्ट करेगा, उसकी मेम्ब्रेन को उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा। तो जो स्पर्म होता है उसके हेड में जो सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम है
वही ब्रेक करता है ज़ोना पैरिसिडा को, और जो स्पर्म के अंदर जितना भी डीएनए मटेरियल होता है वो ओवम को ट्रांसफ़र करता है। फिर जब ट्रांसफ़र कर देता है उसके बाद में काफ़ी सारी माइटोटिक डिवीज़न होगी और फिर सेकंड पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। जो हैप्लॉइड ओवम था हमारा, वो स्पर्म के साथ मिलके डाइप्लॉइड ज़ाइगोट को फॉर्म करेगा। तो मतलब हमारा जो स्पर्म और ओवम है वो एक हैप्लॉइड सेल है, पर जो ज़ाइगोट है वो एक डैप्लॉइड सेल है। ये हमें याद रखना है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है ये। अब यहाँ पे बताया है जो ज़ाइगोट है वो कैसे कैसे आगे फॉर्मेशन लेता है अपनी, और एक एम्ब्रियो में एम्ब्रियो तो कैसे एम्ब्रियो में फॉर्म होता है और फिर कैसे एक कंप्लीट फीटस बनता है। तो जो ज़ाइगोट है अब वो काफ़ी माइटोटिक डिवीज़न करेगा और धीरे धीरे यूट्रस में आएगा और काफ़ी डॉटर फॉर्म करता है, जैसे 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स वो फॉर्म करेगा, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो उन्हें हम मोलूरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल क्वांटिटी होती है साइटोप्लाज्म की और अनइवैल्यूटेड ज़ाइगोट की, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, डिवीज़न होता रहेगा अभी भी। अब ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो वो दो लेयर में अरेंज हो जाएंगी, एक ट्रोपोब्लास्ट में और एक इनर सेल मास में। तो ट्रोपोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर है और अटैच होती है एंडोमेट्रियम के, जो कि हमारे यूट्रस में प्रेजेंट है। और जो इनर सेल मास है वो एक तो इनर लेयर है और वो क्या डिफ्रेंशिएशन रखती है एम्ब्रियो के बीच में। तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला लेयर है ये तो है हमारा ट्रोपोब्लास्ट, जो कि हमारे यूट्रस से अटैच होगा, मतलब एंडोमेट्रियम से अटैच होगा। और जो इनर लेयर है वो है अपना ये इनर सेल मास, जो कि एक डिफ्रेंशिएट करता है एम्ब्रियो को लेकर। अब यहाँ पे बताया है कि आफ्टर अटैचमेंट टू यूट्राइन सेल डिवीज़न, अब उसके बाद में क्या होता है कि जो मतलब जब वो अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल पे, तो उसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जो मतलब अब क्या होगा, अब जो ब्लास्टोसाइड्स हैं वो अब डेवलप करते जाएंगे और एक जो फीटस है वो फॉर्म हो जाएगा, और इसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब ये हमारा ब्लास्टोमियर है वो यूट्रस की वॉल पे स्टिक हो जाता है, उसे ही हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें मैकेनिज़्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है। तो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा ये बताया है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि फ़ीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है और मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। तो अगर ज़ाइगोट के पास में XX कॉम्बिनेशन आया तो वो गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर ज़ाइगोट के पास XY कॉम्बिनेशन आया तो वो एक बॉय चाइल्ड होगा। इसी के साथ जो हमारा पार्ट है यही एंड में कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी आपको नोट्स वगैरह हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं।
सभी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो एक बार वहाँ पे आप जाइएगा ज़रूर, देखिएगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।